हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने मोशन पढ़ लिया और सेकेंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में फोर्स एंड एक्सेलरेशन अभी स्टार्ट किए। ठीक है, तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन में लास्ट वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि जो फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आपका न्यूटन्स का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है कि गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि ये रूल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले हम ये देखना होगा कि फर्स्ट जो अभी तक हमने कंक्लूड किया है कि वो क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट will remain at rest until unbalance force act on it। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, मान लेते ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल अनवायलेंस फोर्स नहीं लगे। अनवायलेंस फोर्स हम लास्ट सेक्शन से समझ चुके हैं कि अनवायलेंस फोर्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हमने देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रोल डाउन कर देंगे, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से आपने देख चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रोल डाउन कर देंगे या स्लाइड कर देंगे, थोड़ा सा मूव करा देंगे तो वो कंटिन्यू मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगने से क्या हो सकता है कि उसके डायरेक्शन में चेंज हो सकते हैं, उसके वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, या उसका स्टॉप हो सकता है, एक सेकेंड के लिए वेलोसिटी जीरो हो सकता है या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है एज पर द फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो इफ हम दूसरे रूल बोल सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन और कांस्टेंट स्पीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कांस्टेंट स्पीड इन फिक्स्ड डायरेक्शन है तो दैट मीन्स कि वो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड और इतना वेलोसिटी इन फिक्स्ड डायरेक्शन इट विल रिमेन मूविंग, वो मूव करता रहेगा अंटिल अनबाइलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। अनबाइलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, और जो थर्ड कंक्लूजन हुआ है वो क्या है, थर्ड कंक्लूजन है कि अगर अनबाइलेंस फोर्स उस पर लगते हैं, अगर अनबाइलेंस फोर्स लगते हैं तो वो एक्सेलरेट होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ एन अनबाइलेंस फोर्स acts on a body which is in the rest, अगर वो रेस्ट में है देन क्या होगा, it will accelerate। ठीक है, तो इससे ये रूल हम अभी तक ये कंक्लूड कर चुके हैं कि फोर्स क्या है, कॉज है, मोशन का कॉज है। ठीक है, अगर फोर्स नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। तो फोर्स इज ए कॉज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये सारे चीज को कंक्लूड करके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो इस कंक्लूजन से जो अभी हमने 3 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन के लिए,
तो उससे हमें क्या कंक्लूड मिलता है, वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्रेस किया गया, वो बताया गया। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि अगर हम रिफ्रेज करते हैं तो बोला गया कि ए बॉडी एट रेस्ट विल remain at rest and a body of uniform speed will remain in motion until acted by an unbalanced force। तो इसका क्या मतलब हुआ, न्यूटन ने फर्स्ट टाइम ये बताया है कि फर्स्ट रूल से, न्यूटन्स का फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस सिंपल वन लैंग्वेज में, इफ एन अनबैलेंस फोर्स एक्टेड ऑन a body is zero, then no change of state। दैट मीन्स कि अगर कोई बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स जीरो लगता है तो वो क्या होगा कि उसका स्टेट में चेंज नहीं होगा या वो रेस्ट में ही रहेगा, कीप इन रेस्ट। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें एक और चीज निकल के सामने आई, वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑलवेज रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये जो उसका प्रॉपर्टीज है बॉडी का, वो इनर्शिया है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में पड़ा हुआ तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहता है और वो नहीं चाहता है कि मूव करे। तो इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओन state of a rest or its uniform or its motion, simply motion is called inertia। तो इनर्शिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। तो ये उसका जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ ए मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। यह प्रैक्टिकल क्या है कि सपोज जैसा कि आप कोई बस में खड़ा रहते हैं, ठीक है, और जब बस सडनली स्टार्ट होती है और आगे की तरफ बढ़ती है तो आपको क्या लगता है कि आप पीछे की तरफ जर्क लगता है। ठीक है ना, आपका हाफ बॉडी जो है, आधा बॉडी जो है पार्ट, वो पीछे की तरफ झुक जाता है और आगे का पोर्शन जो है पैर का, मतलब कि हाफ जो है पैर के नीचे का पोर्शन आगे की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका पूरा बॉडी बस के साथ रेस्ट में था। ठीक है, तो जैसे बस स्टार्ट होती है, तो जैसे बस स्टार्ट हुई और वो आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि आपका जो पैर है, फुट है,
वो बस के सरफेस के साथ है ना कांटेक्ट में है, और वो फ्रिक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वो स्लाइड नहीं कर रहा है। जैसे बस मूव करती है तो आपका पैर लॉक है सरफेस से, आपका नीचे का पैर भी मोशन में चला जाता है, लेकिन पूरा बॉडी रेस्ट में था। तो जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो मोशन के अलोंग नहीं होना चाहती है, और जिसके कारण वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, जिससे वो पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे ही आप कोई भी बस मूव कर रहा है, ठीक है, और आप मोशन में चल रहे हैं, बस के साथ अलोंग मोशन में चल रहे हैं, और वो ब्रेक लगाती है। जैसे ब्रेक लगाती है तो फिर क्या होता है कि आपका बॉडी जो है उस टाइम में मोशन में रहता है, और बॉडी मोशन में रहता है तो पूरा बॉडी मोशन में है बस के साथ साथ। तो आप उस टाइम में आपका बॉडी में क्या है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, तो जैसे ही आप ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपका क्या होता है कि ब्रेक लगते ही जो नीचे का पोर्शन होता है, बॉडी का नीचे का पोर्शन सरफेस, बस के सरफेस के साथ साथ आपका पैर रेस्ट में आ जाता है। जैसे रेस्ट में आता है तो क्या होता है कि आपका बॉडी तो आगे की तरफ मूवमेंट था, मोशन, आपका बॉडी का मोशन आगे की तरफ था, फॉरवर्ड था, तो आप ऐसे सट से सडनली आप जर्क लगता है, आप आगे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी का हाफ पोर्शन जो है सो मोशन में है और हाफ पोर्शन रेस्ट में चला गया, तो इसीलिए ये आगे टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो जर्क व्हाइल ट्रैवलिंग के बाद हम जो दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अभी, उसमें है कि द क्वाइन एंड कार्ड एक्सपेरिमेंट। द क्वाइन एंड कार्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर में एक स्मॉल कार्ड रख दीजिए, उस पर एक क्वाइन रख दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि क्वाइन जो है उसका नॉर्मल फोर्स जो होता है, दो नॉर्मल फोर्स है। एक जो है सो उसके वेट के कारण जो नॉर्मल फोर्स लग रही है तो वो नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो वेट मतलब दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। दूसरा है कि जो कार्ड का जो सरफेस उसको लगा रखा है फोर्स, वो ऊपर की तरफ लगा रखा है अपवर्ड मोशन में, जिसके कारण से क्या है कि क्वाइन रुका हुआ है, रेस्ट में है। ठीक है, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, ये भी इनर्शिया का रूल है। लेकिन जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर कार्ड में आपने लगाया, पुश किया, तो कार्ड क्या होगा, उसमें मान लेते कि फ्रिक्शन जो है ग्लास में और कार्ड क्वाइन में नहीं है, तो कार्ड क्या होगा कि कार्ड मूव कर जाएगा आगे। जैसे कार्ड मूव करेगा, जो क्वाइन जो था वो अपना इनर्शियल इफेक्ट के कारण रेस्ट में था, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो क्या करेगा, और उस जो अपवर्ड फोर्स था उसमें जो अपवर्ड फोर्स लग रहे थे ड्यू टू सरफेस ऑफ दिस कार्ड या इनवेलप, वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो उसका डाउनवर्ड फोर्स जो था, नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके वेट के कारण नीचे लग रही थी, जो सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी, वो नीचे की तरफ लग गई, जैसे क्या होगा कि वो गिर जाएगा, वो गिर के कॉइन जो है सो ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल। तो अभी हम एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी ब्लॉक है ना, कोई भी ब्लॉक जो है सो एक टेबल पर रखी हुई है और वो नीचे की तरफ उसका वेट जो है सो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये टेबल है सपोज, फिर उसमें कोई पर्सन जो है, कोई आदमी उसे क्या करता है, 3 न्यूटन से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो रेस्ट में है, तो इस पर टोटल टेबल के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ये निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि टेबल के थ्रू जो फोर्स लगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो F फोर्स लगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें कंक्लूड क्या करते हैं, ये वेरी सिंपल है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए पर्सन कितना हुआ, जो बंदे के द्वारा फोर्स लगाया गया, ये हो गया 3 न्यूटन। दूसरा है फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण उसका फोर्स कितना हो गया, तो आप देखेंगे 5 न्यूटन हो गया। तो और तीसरा फोर्स जो लग रहा है नॉर्मल फोर्स, वो तीनों नॉर्मल ही है, चूंकि बॉडी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है,
तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तीसरा फोर्स जो है जो इसको काउंटर बैलेंस किया हुआ है, तो वो कितना होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए टेबल अपवर्ड डायरेक्शन, कितना हो गया, F इज इक्वल टू 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, यानी टोटल 8 न्यूटन हो गया अपवर्ड डायरेक्शन।